नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 2 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कंपनी लॉ की तीसरी यूनिट को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का हमारा वीडियो लेक्चर वन शॉट वीडियो लेक्चर होने वाला है, जहां पर हम आपके कंपनी लॉ की तीसरी यूनिट दैट इज द शेयर कैपिटल को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, रेगुलर एस वेल एनसी वेब, तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो लेक्चर इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ध्यान ये दीजिएगा, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर यूनिट 3 से जुड़े हुए तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलोंग द क्वेश्चंस को हम लोग आज के वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जिनके आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इस बार रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना और चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाली है। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और देखते हैं इस चैप्टर का पहला टॉपिक कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक सवाल देखने को मिलता है। सर, प्रोस्पेक्टस होता क्या है, कितने तरीके का प्रोस्पेक्टस होता है, प्रोस्पेक्टस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये बुनियादी तौर पे एक ऐसा आर्टिकल है, ये बुनियादी तौर पे एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल एक ना एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। तो जब भी आप लोग प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं ना, तो प्रोस्पेक्टस को कोई भी कंपनी तब इशू करता है जब उसको बेसिकली अपने शेयर्स इशू करने होते हैं। समझ में आया? यानी कि अगर किसी भी कंपनी को अपने शेयर लेके आने हैं, स्पेसिफिकली अगर आप लोग आईपीओ की बात करते हैं या एफपीओ की बात करते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस कहते हैं। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको केवल दो ही तरीके के प्रोस्पेक्टस पढ़ने हैं, एक आपका रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस रहेगा, एक आपका सेल्फ प्रोस्पेक्टस रहेगा। यही दो आपके एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? सर, आपका जो प्रोस्पेक्टस है ना, अपने आप में एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कोई भी कंपनी इश्यू करता है अपने शेयर्स को सेल करने के लिए। समझ में आया? अगर किसी भी कंपनी को शेयर्स को सेल करना है तो वो क्या इशू करेगा? सर, प्रोस्पेक्टस इशू करेगा। और प्रोस्पेक्टस के अंदर बेसिकली कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन रहती है कि भाई साहब, आप लोग पहली बात तो शेयर्स को इश्यू क्यों करना चाहते हैं, इसका पर्पज क्या है। इसके अलावा आप लोगों को कंपनी के ऑपरेशंस और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी क्या करना पड़ता है, यहां पर प्रोवाइड करना पड़ता है। यानी कि जो आपका प्रोस्पेक्टस होता है, प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी के ऑपरेशन से लेके, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से लेके और उसके पर्पज ऑफ इशूइंग द शेयर को डिफाइन किया जाता है। और बुनियादी तौर पे आप लोग ये कह सकते हैं, प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई साहब, आपके इन्वेस्टर का डिसीजन बनाने में हेल्प करना। समझ में आया? ताकि वो जो आपके बेसिकली इन्वेस्टर हैं, वो क्या कर सके, आपके बिजनेस के अंदर बेसिकली इन्वेस्टमेंट डाल सके, आपके शेयर को परचेज कर सके। तो ये क्या कहलाता है? सर, आपका प्रोस्पेक्टस कहलाता है। समझ में आया एग्जैक्टली प्रोस्पेक्टस क्या होता है? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर आप लोग प्रोस्पेक्टस के बेसिकली बुनियादी तौर पे की पॉइंट्स की बात करते हैं, तो कुछ कुछ की पॉइंट्स माय डियर फ्रेंड्स आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना है कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेकर के, तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप लोग अपने शेयर्स का, आपका जो शेयर आपने इशू किया है, उनके अंदर एग्जैक्टली रिस्क क्या रहने वाली है और उनका पर्पज क्या है, इसको डिस्क्लोज करना चाहते हैं, तो वो आपके बेसिकली प्रोस्पेक्टस के थ्रू होता है। इसके अलावा अगर आप लोग इनवाइट करना चाहते हैं, किसको इनवाइट करना चाहते हैं? सर, पब्लिक को, कि वो आपका इन्वेस्ट करे किसके अंदर, कंपनी शेयर के अंदर, तो आपको क्या इशू करना पड़ता है? सर, बेसिकली प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रोस्पेक्टस का जो लीगल डेफिनेशन है वो आपके कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 70 के अंदर डिफाइन किया गया है। समझ में आया? तो याद रखिएगा, अगर आप लोग कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हैं, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आपका सेक्शन 2 रहेगा और आपका सबसेक्शन कितना रहेगा, 70 रहेगा, जहां पे आपका क्या डिफाइन किया गया है? सर, आपका प्रोस्पेक्टस डिफाइन किया गया है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, उसका बुनियादी और बेसिक डेफिनेशन क्या रहता है, ये कहां पे देखने को मिलता है? सर, आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 के अंदर देखने को मिलता है। और ये जो आपका एग्जैक्ट डेफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, कुछ कुछ दूसरे शब्दों के अंदर ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप लोग एक बार गो थ्रो करेंगे तो आई एम 100% डैम श्योर
कि आपको प्रोस्पेक्टस को लेके क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि आपको क्लियर रहा होगा कि सर प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या होता है। बुनियादी तौर पे प्रोस्पेक्टस के अंदर कुछ इस तरीके की जानकारी होती है जहां पे आप लोग बताते हैं कि भाई साहब आपकी कंपनी क्या करती है, डायरेक्टर्स कौन कौन है, आप लोग अपने शेयर्स को इश्यू क्यों करना चाहते हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रहने वाला है, आप लोग जो शेयर्स इश्यू कर रहे हैं उनके अंदर रिस्क एंड उनका पर्पस क्या रहेगा। ये तमाम जानकारी बेसिकली आप लोगों को कहां पे देखने को मिल सकती है, एक कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर देखने को मिल सकती है। और सबसे बुनियादी बात अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझेंगे ना तो वो क्या रहेगा कि सर यहाँ पे रिस्क कितना है, ये भी आपको कहां पे देखने को मिलेगा, बेसिकली आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर देखने को मिलेगा। और जो प्रोस्पेक्टस है वो आपका जस्ट लाइक ए ब्रोशर ऑफ द कंपनी होता है। ठीक है, तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि जो आपका प्रोस्पेक्टस है वो किसकी तरह होता है, आपका ब्रोशर ऑफ द कंपनी की तरह होता है, जहां पर जो भी आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं वो क्या जानते हैं कि कंपनी क्या करती है, एग्जैक्टली वो अपने शेयर्स को इश्यू क्यों कर रही है, और एग्जैक्टली इन शेयर्स के अंदर क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, कंपनी का डायरेक्टर कौन है, और याद रखिएगा कंपनी एग्जैक्टली किस तरीके से उस पैसे को जो कैपिटल रेज करना चाहती है उसका इस्तेमाल करेगी, बेसिकली उसको कहां पे यूज करने वाली है, उसका भी एक्सप्लेनेशन मोटा मोटा करके आपको कहां पे देखने को मिलेगा, प्रोस्पेक्टस के अंदर देखने को मिलेगा। तो प्रोस्पेक्टस अपने आप में आपकी कंपनी का काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी डॉक्यूमेंट माना जाता है। अमूमन ध्यान रखिएगा जो आपका पब्लिक कंपनी होता है ना, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं सर, जो आपका पब्लिक कंपनी है वहां पे ही आपका मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। अगर आपका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या प्राइवेट कंपनी होता है तो वहां पर आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं होती है। इस बात को भी आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। बताइए यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया। एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया था, यहां पर प्रोस्पेक्टस अमूमन जो आपका आईपीओ होता है ना, आईपीओ का मतलब क्या होता है, आपका जो इनिशियल जो आपका पब्लिक ऑफरिंग होता है या जो आपका एफपीओ होता है, एफपीओ के केस में या आईपीओ के केस में आपको क्या मैंडेटरी होता है सर, आपका प्रोस्पेक्टस क्या होता है, मैंडेटरी होता है। क्लियर है, तो ये बात भी आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना है। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया ना तो आपको इस चीज का क्लैरिटी हो गया होगा कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया था कि सर प्रोस्पेक्टस की क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहले नंबर पे आपका कौन सा आता है सर, आपका रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस आता है। ठीक है, तो मैं इसको आरएच से लिख रहा हूं। और दूसरे नंबर पे आपका कौन सा प्रोस्पेक्टस आएगा सर, आपका सेल्फ प्रोस्पेक्टस आएगा। ठीक है, अभी हम लोग वन बाय वन करके इसको भी पढ़ने वाले हैं। यहां तक कमेंट करके बताइए कि भाई साहब ये जो प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन था ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर यहां तक क्लियर हुआ है तो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस के अंदर देयर आर द नंबर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, लेकिन मैं आपको आज के वीडियो लेक्चर के अंदर दो ही प्रोस्पेक्टस पढ़ाने वाला हूं। एक आपका रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस रहेगा, शॉर्ट में मैं इसको आपका आरएचपी से लिखने वाला हूं, मतलब आपका क्या रहेगा, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस को भी पढ़ेंगे, इसके बाद मैं उसको पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ना है। दो ही आपके ऐसे प्रोस्पेक्टस हैं जो अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं तो ये आपका प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस माना जाता है, या इसको आप लोग कह सकते हो एक ऐसा ऑफर डॉक्यूमेंट होता है जिसको यूज किया जाता है कंपनीज के द्वारा क्या बनाने के लिए सर, अपना आईपीओ बनाने के लिए, आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बनाने के लिए, या फिर मैंने बताया था जो आपका एफपीओ होता है, एफपीओ का मतलब क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग के लिए। क्लियर है, किसी भी सिक्योरिटीज के केस में, तो उसके केस में आपको किसकी जरूरत होती है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस की जरूरत होती है। यानी कि कोई भी कंपनी बेसिकली अगर अपना आईपीओ बनाना चाहती है या एफपीओ लाना चाहती है तो उस पर्टिकुलर केस में सबसे प्रीलिमिनरी जो प्रोस्पेक्टस रहेगा वो आपका आरएचपी रहेगा, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है ना वो तमाम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रखता है अबाउट द कंपनी के शेयर को लेकर के, आपके डिबेंचर्स को लेकर के, एक्सेप्ट फ्रॉम द फाइनल ऑफर प्राइस। सिर्फ क्या चीज नहीं रहेगी यहां पे, आपका फाइनल ऑफर प्राइस नहीं रहेगा, इट इज फाइल्ड विद द आरओसी, माने इसको फाइल करना पड़ता है किसके साथ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ, एंड सर्कुलेटेड टू द पोटेंशियल इन्वेस्टर फॉर देयर कंसीडरेशन। और कहां पे सर्कुलेट किया जाता है, जो भी आपको लगता है पोटेंशियल इन्वेस्टर है उनकी कंसीडरेशन में। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, द रेलिवेंट प्रोविजन फॉर द रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे आपको तीन सेक्शन पढ़ने पड़ते हैं, सेक्शन 26, 26 और सेक्शन 32, 32 और आपका सेक्शन 31। ये तीन सेक्शन रहेंगे जिनका ताल्लुक
ताल्लुकात बेसिकली आपके रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस से रहने वाला। समझ में आया यहां तक? तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है बच्चा, इतनी बातें आपको क्लियर रही या नहीं? अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आगे वाला लेक्चर बेहद आसान रहेगा। अब ध्यान रखना सर, जो आपका सेक्शन 26 है ना, दिस सेक्शन आउटलाइन, ये आपका सेक्शन आउटलाइन करता है रिक्वायरमेंट फॉर द कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस। याद रखिएगा, आपके प्रोस्पेक्टस का कंटेंट का रिक्वायरमेंट क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको कहां पे दिखेगा? सेक्शन 26 के अंदर दिखेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग जो इंफॉर्मेशन इंक्लूड करेंगे टू बी इंक्लूडेड इन द आरएचपी, माने आरएचपी होता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या डालना है, क्या क्या कंटेंट रखना है, उसकी जानकारी आपको सेक्शन 26 के अंदर। इसी तरीके से 32 के अंदर आपका क्या होता है? स्पेसिफाई द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग द प्रोस्पेक्टस विद इन द आरओसी। समझ में आया? यानी कि आपका स्पेसिफाई करता है अगर आप लोग प्रोस्पेक्टस को आरओसी के साथ फाइल करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। ये भी सवाल अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है, तो इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा जो 31 है उसका ताल्लुकात रहेगा कि आपको बताता है मैंडेट्स द इंक्लूजन ऑफ द स्टेटमेंट इन द आरएचपी दैट द ऑफर बीइंग मेड थ्रू ए प्रोस्पेक्टस। यानी कि आपको बताना है उन तमाम चीजों, उन स्टेटमेंट को इंक्लूड करना है जो बेसिकली आरएचपी के अंदर ऑफर की जाती है, जिनके थ्रू आप लोग प्रोस्पेक्टस के थ्रू क्या करते हो, अपने ऑफर को एक तरीके से इन्वेस्टर के सामने रखते हो, जिससे वो क्या करते हैं, वो आपके रीड करते हैं प्रोस्पेक्टस को बिफोर द मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। तो ये आपकी सारी जानकारी आपको कहां पे देखने को मिलती है? सेक्शन 26 के अंदर देखने को मिलती है, 32 31 के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, इसको आपको एक बार पढ़ लेना है। इसी तरीके से जो दूसरा प्रोस्पेक्टस रहेगा ना, वो आपका सेल्फ प्रोस्पेक्टस रहेगा। और सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? जैसे ही आरओसी आपकी कंपनी को अप्रूवल देता है, उस अप्रूवल के डेट से लेकर के और 1 साल के दरमियान अगर आप लोग मल्टीपल ऑफरिंग करते हैं, तो इररिस्पेक्टिव कि आप लोग हर एक ऑफरिंग के साथ एक नया प्रोस्पेक्टस निकालें, आप केवल एक प्रोस्पेक्टस के अंदर अमेंडमेंट करके अपना काम चला सकते हैं। उस प्रोस्पेक्टस को आप लोग क्या बोलते हैं? सर, इसको सेल्फ प्रोस्पेक्टस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे? सेल्फ प्रोस्पेक्टस इज ए प्रोस्पेक्टस दैट इज फाइल्ड बाय ए कंपनी फॉर द मल्टीपल इश्यू ऑफ द सिक्योरिटी। अगर आपकी कंपनी मल्टीपल इश्यू करती है सिक्योरिटी का विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स अप्रूवल बाय द आरओसी, मैंने बताया ना, आरओसी ने जिस दिन अप्रूवल किया है उसके एक साल के दरमियान अगर आपकी कंपनी मल्टीपल ऑफरिंग करती है सिक्योरिटीज को लेकर के, तो आप लोग बार बार प्रोस्पेक्टस रिपीट करने की बजाय एक ही प्रोस्पेक्टस से अपना काम चला सकते हैं, जिसको आप लोग यहाँ पे सेल्फ प्रोस्पेक्टस के नाम से जानते हैं। और इट अलाउ द कंपनी टू मेक द मल्टीपल पब्लिक ऑफर, ये आपका प्रोस्पेक्टस होता है जो आपकी कंपनी को अलाउ करता है मल्टीपल पब्लिक ऑफर्स के लिए ऑफ इट्स सिक्योरिटीज ड्यूरिंग द वैलिड पीरियड या फिर वैलिडिटी पीरियड ऑफ द सेल्फ प्रोस्पेक्टस विदाउट फाइलिंग ए फ्रेश प्रोस्पेक्टस फॉर ईच ऑफर, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया है। द रेलिवेंट प्रोविजन फॉर द सेल्फ प्रोस्पेक्टस अंडर द कंपनीज एक्ट, तो यहाँ पे दो आपके बेसिकली प्रोविजन रहेंगे, 31A रहेगा, उसके अलावा आपको रूल नंबर 10 पढ़ना है ऑफ द कंपनीज रूल 2014। समझ में आया? तो आपको दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन पढ़ने हैं। सेक्शन 31A, सेक्शन 31A आउटलाइन करता है रिक्वायरमेंट फॉर द फाइलिंग ए सेल्फ प्रोस्पेक्टस इंक्लूडिंग द कंडीशन फॉर इट्स वैलिडिटी, द पीरियड ऑफ वैलिडिटी एंड अमेंडमेंट टू बी मेड टू द प्रोस्पेक्टस ड्यूरिंग द वैलिडिटी पीरियड, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये रूल नंबर 10 भी पढ़ लेना है, बहुत बेसिक रहेगा, ठीक है। तो ये आपके दो तरीके के प्रोस्पेक्टस है जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना है कि सर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है और आपका सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। ये दो तरीके के प्रोस्पेक्टस आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाले हैं। तो यहां तक प्रोस्पेक्टस की कहानी, उम्मीद मैं ऐसा करता हूं आपको क्लियर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो प्रोस्पेक्टस होता है ना, उस प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 26 के अंदर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो आपका जो सेक्शन 26 है वो किसके बारे में बताता है? सर, आपके प्रोस्पेक्टस के कंटेंट को लेकर के बेसिकली एक्सप्लेनेशन देता है। जस्ट ए मिनट, ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो ठीक है ना। चलो, यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर? सर, आपका नेम होता है, सर आपका एड्रेस ऑफ कंपनी होता है, सर डायरेक्टर्स की जानकारी होती है, सर प्रमोटर्स की जानकारी होती है, सर कंपनी के सेक्रेटरी की जानकारी होती है, कंटेंट होता है, ठीक है। इसी तरीके से डेट्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इश्यू
रहेगा, यानी कि आप लोग कब इश्यू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग डेट क्या रहेगा और क्लोजिंग डेट क्या रहेगा। इसी तरीके से आप लोग शेयर जो आप लोग ऑफर करते हैं उनकी डिटेल रहेगी। इसके अलावा आप लोग पर्पज ऑफ इश्यू ऑफ शेयर बताएंगे, रिस्क फैक्टर क्या क्या रहेगा ये भी कंटेंट के अंदर आता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहेगा ये भी कंटेंट के अंदर आता है, जो आपका पास्ट फिनेंशियल परफॉर्मेंस यानी कि प्रॉफिट रहा है कि लॉस रहा है ये भी आपका फिनेंशियल बेसिकली कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस के अंदर आता है, मैनेजमेंट डिटेल्स, उसके बाद ऑडिटर रिपोर्ट और उसके बाद डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स दैट इंफॉर्मेशन इज ट्रू। ठीक है ना, यानी कि ये डिक्लेरेशन की डायरेक्टर ये बताएंगे कि ये जो जानकारी प्रोस्पेक्टस के अंदर दी गई है ना वो आपकी क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है सर, कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस कहलाती हैं। और ये आपका कहां से आया सर, मैंने अभी अभी आपको बताया, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ प्रोस्पेक्टस का एक गोल्डन रूल होता है। वो गोल्डन रूल क्या कहता है, द प्रोस्पेक्टस मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट एंड द हाइड डू नॉट हाइडिंग एनी इंपोर्टेंट। ठीक है ना, यानी कि सारी चीजों को डिस्क्लोज करना है जो एक इन्वेस्टर के लिए जरूरी होती है। ठीक है, ताकि बाद में जाकर के वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना देखने को मिले। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी, अगर आप लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगा। ठीक है, कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस के अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज द मिस स्टेटमेंट ऑफ या मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। अच्छा, इससे रिलेटेड सेक्शंस क्या है, कंपनीज एक्ट के अंदर आपका सेक्शन 34 और 35 रहेगा। ये क्या कहता है सर, मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब है, प्रोस्पेक्टस के अंदर आपने जो जानकारी दी है उस जानकारी के अंदर आपने कोई मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन दिया है, कोई फॉल्स क्लेम किया है, कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, तो इस तरीके का सिनेरियो अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर होता है ना तो वो आपका मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है। और यहां पर बेसिकली अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, या जिस बंदे ने प्रोस्पेक्टस को अप्रूव किया है, इशू किया है, उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब यहाँ पे सिविल पनिशमेंट भी हो सकता है, भाई उसको बेसिकली हर्जाना बढ़ सकता है। हर जाने के साथ यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट का भी प्रावधान देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहेंगे, इफ द प्रोस्पेक्टस कंटेन द फॉल और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, अगर आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है तो इसको आप लोग प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज अराइज हो सकते हैं ये ध्यान दीजिएगा। एक तो सिविल लायबिलिटी, एक आपका क्रिमिनल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी का मतलब जो भी इन्वेस्टर है जिसने उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के डिसीजन बनाया था वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है डायरेक्टर से या प्रोमोटर से, या फिर आप लोग कह सकते हो जो भी एक्सपर्ट जिसने भी आपका प्रोस्पेक्टस इशू किया था, साइन किया था। ठीक है, अगर आप लोग क्रिमिनल लायबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे फाइन के साथ साथ आपको इम्प्रिजनमेंट का भी, बेसिकली जेल का भी प्रावधान है, अप टू 10 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा अगर गौर फरमाएंगे ना तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगा, 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का आपको यहाँ पे फाइन भी देखने को मिल सकता है अगर आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई फॉल या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोस्पेक्टस को माना जाता है कि आपका 101% वैलिड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे मैं पहले भी बताया था सर ऐसी कौन कौन सी बेसिकली सिचुएशन है जहां पे आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने बताया था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। शेयर्स आर नॉट ऑफर टू द पब्लिक। ठीक है ना, द कंपनी इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या फिर शेयर्स आर नॉट ऑफर टू द पब्लिक, यानी कि आप लोग शेयर्स को पब्लिक को ऑफर नहीं करना चाहते हैं, या कंपनी अराइजेस फंड वाया प्राइवेट प्लेसमेंट, अगर कोई भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड को राइज करती है तो इन तीनों सिचुएशन के अंदर, तीनों हालात के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, देवियों और सज्जनों, आपको क्या इशू करने की जरूरत नहीं है, प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। फिर ये कुछ कुछ बुनियादी बातें हैं जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती हैं और इन्हीं से आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये तो बात होगी सर प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी जानकारी होती है। अब आप लोग आईपीओ लाना चाहते हैं, इनिशियल जो पब्लिक ऑफरिंग करना चाहते हैं, तो आपके शेयर का प्राइस आपको डिसाइड करना, ध्यान से समझना, बोर्ड थोड़ा सा लैग कर रहा है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं लिखने की। ठीक है, आपका क्या रहेगा, आपको शेयर का क्या करना है सर, प्राइस इशू करना। ठीक है, शेयर का क्या करना है, प्राइस, चलिए ये बहुत गंदा चल रहा है इसको हटाई देते हैं, माने आपका शेयर का प्राइस इशू करना है। अब ऐसा नहीं होता है कि आप लोगों के मन में आया है, जो प्रोमोटर्स के, डायरेक्टर्स के
मैनेजमेंट के मन में आया वही आपके शेयर का प्राइस डिसाइड कर दिया गया। असल में हम लोग एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं सर, बुक बिल्डिंग कहते हैं। बुक बिल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका इस्तेमाल करके आईपीओ के दरमियान आप लोग अपने शेयर के प्राइस को डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है सर, ये आपका बेसिकली बुक बिल्डिंग कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है, क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक प्रोसेस होता है। जस्ट ए मिनट, ये फंस गया यहीं पे, ठीक है। ये क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका प्रोस्पेक्टस होता है। जस्ट ए मिनट, ये क्या होता है सर, आपका बेसिकली एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है किसी भी कंपनी के अंदर जो डिटरमाइन करता है किसको, प्राइस ऑफ द शेयर्स को, किसको डिसाइड करेगा, प्राइस ऑफ द शेयर को व्हेन मेकिंग ए पब्लिक ऑफर। माने जो भी आपका आईपीओ लाना चाहते हैं ना, उस सिनेरियो के अंदर आपके प्राइस को डिसाइड करने का काम जिस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है वो क्या कहलाता है सर, वो आपका बुक बिल्डिंग कहलाता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग ए प्राइस बिफोर हैंड द कंपनी इनवाइट ए बाइड फ्रॉम द इन्वेस्टर, यानी कि कंपनी आपके इन्वेस्टर का एक बाइड बेसिकली इनवाइट करती है विद इन ए प्राइस रेंज, यानी कि वो एक आपका प्राइस बैंड रखती है, ठीक है। जैसे मेरे को 100 से लेकर के ना और 150 के बीच में प्राइस रखना है, ठीक है, अपने शेयर का, तो ये मेरा बैंड हो गया, ये मेरा रेंज हो गया। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टर का बाइड बुलाएंगे और बेसिकली क्या करने वाले हैं, उनसे बेसिकली उनको ऑफर करेंगे मैक्सिमम जिस प्राइस के ऊपर बेसिकली क्लोज होगा ना, उसको क्या माना जाएगा, आपके शेयर का प्राइस माना जाएगा। और ये जो मेथड है ना, ये आपका बेसिकली बुक बिल्डिंग कहलाता है, ठीक है। अब लास्ट में जाके आपका एक फाइनल प्राइस डिसाइड किया जाएगा जिसको कट ऑफ प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। और ये किस मेथड के थ्रू किया सर, बुक बिल्डिंग के थ्रू किया, दैट्स व्हाई इसको क्या बोला जाता है, बुक बिल्डिंग बोला जाता है। और इसकी सीबी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ये रहने वाली है जो मैंने अभी अभी आपको बताई है, सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, ठीक है। आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। कुछ कुछ फीचर्स हैं अगर आप लोग बुक बिल्डिंग की बात करते हैं तो सर, यूज्ड इन द आईपीओ एंड एफपीओ, अगर आप लोग आईपीओ या एफपीओ की बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे पहले इनिशियली किसी भी प्राइस को फिक्स नहीं किया जाता है, देयर इज ए प्राइस रेंज, देयर इज ए प्राइस बैंड, ठीक है ना, जिसके अंदर आपका जो मैक्सिमम जिस पे क्लोज होता है ना, वही आपका बेसिकली फाइनल या कट ऑफ बेसिकली प्राइस माना जाता है। अच्छा, ये जो प्राइसिंग है डिमांड बेस्ड रहेगी, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाता है और मल्टीपल इन्वेस्टर को क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये मल्टीपल जो इन्वेस्टर है, मैंने बताया था ना, जब आप लोग इन्वेस्टर का बाइड इनवाइट करते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक की फीचर जिनको आप लोगों को पढ़ लेना है। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या रहता है, एग्जैक्टली किस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको BRLM, BRLM का मतलब क्या होता है, आपका बुक रनिंग लीड मैनेजमेंट, ठीक है ना, आपका क्या रहता है, एक बुक रनिंग लीड मैनेजमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात कर रहे थे कि भाई साहब जब भी आप लोग बुक बिल्डिंग की बात करते हैं तो बुक बिल्डिंग अपने आप में एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस के अंदर कितनी स्टेप्स होती है इसको हमें एक बार पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा पहला स्टेप रहेगा जिसको आप लोग कहते हैं BRLM, माने आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट ऑफ द BRLM करना है। अपॉइंटमेंट ऑफ द BRLM का क्या मतलब होता है सर, BRLM का फुल फॉर्म होता है, ध्यान दीजिएगा, बुक रनिंग लीगल मैनेजमेंट, यानी कि जो आपका बुक रनिंग के लिए एक लीगल मैनेजर होता है जो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को इनिशिएट करता है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा सर, अपॉइंट करना पड़ेगा। इसको अपॉइंट करने के बाद ना आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ड्राफ्ट ऑफ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगा। समझ में आया? सबसे पहले आपको किसको अपॉइंट करना है, आपका BRLM को अपॉइंट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना ड्राफ्ट ऑफ द रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को फाइल करना है। इसके बाद आपको अपना एक प्राइस बैंड डिक्लेयर करना है। जैसे मैंने मान लिया 100 से लेके 120 के बीच में शेयर का प्राइस रखना चाहता हूं। उसके बाद आपको क्या करना है, बाइडिंग बाय इन्वेस्टर करना है। अब जैसे जैसे बाइडिंग होगा ना, आपको बाइडिंग अलग अलग प्राइस के ऊपर मिलेगा। अब क्या करना है आपको, इसके बाद बुक को क्लोज करना है, लास्ट में जाके डिमांड को एनालिसिस करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, कट ऑफ ऑफ प्राइस फाइनलाइज्ड, माने जिसके ऊपर मैक्सिमम डिमांड, जहां पे आप लोगों को हाईएस्ट डिमांड दिखेगा, उसको कट ऑफ प्राइस के ऊपर रखना है और उसी प्राइस के ऊपर लास्ट में जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को अलॉट कर सकते हैं। समझ में आया? तो यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं सर, शेयर्स अलॉटमेंट के अंदर जो सबसे जरूरी प्रोस्पेक्टस है, जिसको आप लोग बुक बिल्डिंग कहते हैं, जरूरी प्रोसेस है, ठीक है। उसके अंदर बुनियादी तौर पे 7 स्टेप रहेंगी। सबसे पहले बुक रनिंग लीड मैनेजर को आपको अपॉइंटमेंट करना है। उसके बाद आपको जो आपका ड्राफ्ट ऑफ द रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है उसको फाइल करना है, प्राइस बैंड का डिक्लेरेशन करना है, बाइडिंग बाय द इन्वेस्टर करना है, बुक को क्लोज करके डिमांड को एनालिसिस करना है, उसके बाद कट ऑफ प्राइस फाइनलाइज्ड करना है और लास्ट में जाकर के जो आपका प्राइस फाइनलाइज्ड होता है उसके ऊपर आपको शेयर्स को अलॉट कर देना, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द बुक बिल्डिंग। इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। कुछ कुछ बुनियादी
बुनियादी तौर पे एडवांटेजेस भी हैं और कुछ कुछ आपको डिसएडवांटेजेस दिख जाएंगे। जैसे एडवांटेजेस के अंदर क्या होता है सर, ये आपका मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग होता है, इसके अंदर ये आपका ज्यादा ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट प्रोसेस होता है, ये आपका अंडर प्राइसिंग और ओवर प्राइसिंग को एक तरीके से रिड्यूस करता है, ना तो प्राइस कम रहे ना ज्यादा रहे, मार्केट की डिमांड के हिसाब से आप लोग अपने प्राइस को एक तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है और यहाँ पे बेटर डिमांड असेसमेंट देखने को मिलता है। तो बुनियादी तौर पे एडवांटेजेस रहेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है सर, ये छोटे इन्वेस्टर को कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे मार्केट स्पेकुलेशन रिस्क रहता है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट कहेंगे हाई रिलायंस ऑन द मर्चेंट बैंकर्स, ठीक है ना, यानी कि आपके जो मर्चेंट बैंकर्स है उनके ऊपर इसका ज्यादा रिलायंस होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा कुछ दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो यहाँ पर आकर के ना आपका जो बेसिकली प्रोस्पेक्टस वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। अब अगला जो टॉपिक रहेगा शेयर क्या होता है, कितने तरीके के शेयर होते हैं और उनके बीच में क्या फर्क होता है, इस तरीके का सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, शेयर का मतलब क्या होता है। शेयर का मतलब होता है जो आपकी कंपनी की ओनरशिप है ना, उस ओनरशिप को अगर आप लोग यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो वो यूनिट क्या होती है सर, आपकी शेयर कहलाती है, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला है सर, आपका शेयर है वो आपका यूनिट ऑफ ओनरशिप ऑफ ए कंपनी होता है व्हेन ए पर्सन बाय ए शेयर। जब भी आपका जो पर्सन है इस शेयर को बाय करेगा, दे बिकम ए शेयर होल्डर, वो क्या हो जाएंगे सर, आपके शेयर होल्डर बन जाएंगे और वो क्या कर सकते हैं, ओन कर सकते हैं पोर्शन ऑफ द कंपनी। समझ में आया। तो यानी कि आप लोग क्या करेंगे, ओनरशिप का जितना टोटल कैपिटल बनता है उसको आप लोग यूनिट्स के अंदर ब्रेक कर देंगे और वो जो आपका यूनिट है जो पर्सन खरीदेगा ना, वो क्या कहलाएगा, वो आपका शेयर होल्डर कहलाएगा, ठीक है। तो शेयर का बहुत बेसिक डेफिनेशन क्या होता है सर, इट इज द यूनिट ऑफ द ओनरशिप in a company. When a person buy a share, then they become a shareholder and own a portion of the company. देखना, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है सर, आपका शेयर कहलाता है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे इसके लीगल डेफिनेशन की बात करते हैं तो सेक्शन 2 के सबसेक्शन 84 के अंदर ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। यहाँ पे लिखा गया है शेयर मीन से शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। समझ में आया। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना। शेयर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसा कि आप सभी ने पढ़ा, जब भी आप लोग किसी भी शेयर की किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो आपके पास ओनरशिप राइट होता है, माने आप लोग उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। हालांकि जो आप लोग ओनर बनते हैं उसके एक पोर्शन का बनते हैं, उसके एक पर्टिकुलर हिस्से का बनते हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, जो आपने शेयर खरीदे हैं उसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, उनको आप लोग बेसिकली ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं इन द केस ऑफ द पब्लिक कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा ये आपके डिविजिबल यूनिट होता है। डिविजिबल यूनिट का मतलब क्या होता है, आपका जो शेयर कैपिटल है उसको डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉल इक्वल पार्ट्स के अंदर, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। माने जो आपका शेयर कैपिटल है उसका सबसे स्मॉलेस्ट डिविजिबल पार्ट होता है ना, वो आपका शेयर कहलाता है। और जिन भी लोगों के पास शेयर होता है, जो भी आपके शेयर होल्डर होते हैं, उनके पास राइट टू डिविडेंड होता है। माने कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट को कंपनी डिविडेंड के टर्म्स में अपने शेयर होल्डर को बेसिकली प्रोवाइड करती है, उसे आप लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। अच्छा, शेयर के अंदर आइए, कंपनी के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी देखने को मिलती है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको कोई फिक्स्ड रिटर्न देखने को नहीं मिलता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तभी तो आपको डिविडेंड देखने को मिलता है, वरना शेयर होल्डर को डिविडेंड देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा आप लोग कहेंगे जिनके पास भी आपके शेयर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, उनके पास राइट टू वोट होता है। ध्यान दीजिएगा, राइट टू वोट के अंदर ना आप लोग आगे शेयर को दो पार्ट के अंदर क्लासिफाई करेंगे, एक आपका इक्विटी शेयर रहेगा और एक आपका प्रीफरेंस शेयर रहेगा। तो याद रखिएगा, प्रीफरेंस शेयर के अंदर आपका राइट टू वोट नहीं होता है, इक्विटी शेयर के अंदर आपको राइट टू वोट अमूमन देखने को मिलता है जर्नल केसेस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, टाइप्स ऑफ शेयर की बात करते हैं तो हमारे पास शेयर कितने तरीके के होते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, हमारे पास दो तरीके के शेयर होते हैं। एक को आप लोग क्या बोलते हैं सर, इक्विटी शेयर बोलते हैं, और जो दूसरा तरीके का शेयर होता है ना, उसको आप लोग क्या कहते हैं सर, आपका प्रीफरेंस शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं सर, आपका प्रीफरेंस शेयर, ठीक है। तो समझ में आया, एक आपका इक्विटी शेयर
रहेगा, एक आपका प्रीफरेंस शेयर रहेगा। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आप लोग किसको पढ़ेंगे सर, इक्विटी शेयर को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 43 ये कहता है कि हम लोग शेयर के दो मेन टाइप पढ़ने वाले हैं, जहां पर एक आपका क्या रहेगा, इक्विटी शेयर रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, प्रीफरेंस शेयर रहेगा। अगर आप लोग इक्विटी शेयर की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक ऑर्डिनरी शेयर होता है, जहां पर आपके शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है। ये एक बड़ा डिफरेंस है। जिन भी लोगों के पास, जो भी आपके इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, उनके पास वोटिंग राइट होता है, और जितने भी प्रीफरेंस शेयर होल्डर होते हैं अमूमन उनके पास वोटिंग राइट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा, इक्विटी शेयर होल्डर बियर ए रिस्क, इनको क्या होता है, रिस्क होता है, और उनके बदले में इनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। और जो आपका इक्विटी शेयर होल्डर होता है उसको डिविडेंड पहले बाद में मिलता है। पहले किसको मिलता है सर, जो आपके प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जिन भी लोगों के पास प्रीफरेंस शेयर होते हैं उनको पहले बेसिकली डिविडेंड पे किया जाता है, बाद में अगर बचता है तो वो किसके पास जाता है, इक्विटी शेयर के पास जाता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के पास अमूमन वोटिंग राइट्स देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप लोगों ने क्या कहा सर, इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होता है, ठीक है ना, यहाँ पे डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। प्रीफरेंस शेयर के केस में डिविडेंड फिक्स होता है, और यहाँ पे हाई रिस्क होता है लेकिन रिटर्न भी हाई होता है। अब ओनरशिप की बात करते हैं तो ये आपका बेसिकली ओनरशिप इन कंपनी तो रहता ही है, चाहे आप लोग किसी भी बेसिकली शेयर की बात करें, इक्विटी शेयर की बात करें या फिर आप लोग बेसिकली प्रीफरेंस शेयर की बात करें। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट सर, रिस्क ज्यादा रहता है तो यहाँ पे रिटर्न ज्यादा कैसे मिलता है। लेट अस से आप लोगों के पास एक साइड में आपका प्रीफरेंस शेयर है और एक साइड में आपका इक्विटी शेयर है। अब होगा क्या, प्रीफरेंस शेयर को बेसिकली इसका मान लीजिए 10% है तो 10% डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। अब कंपनी की सिचुएशन कुछ भी रहे, ठीक है, लेकिन अब कई बार क्या हुआ, मान लीजिए कंपनी को 80% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब ये जो 80% प्रॉफिट है ना, इसको तो केवल कितना मिलेगा, इसका जो फिक्स रेट है प्रीफरेंस शेयर वाले को वही मिलेगा। अब ये है, ये किसके पास चला जाएगा, जो आपका बेसिकली एक आपका अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हुआ है वो इक्विटी शेयर के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, रिटर्न भी ज्यादा है। इसके अलावा याद रखिएगा, इक्विटी शेयर के अंदर भी आपको दो कैटेगरी देखने को मिलती है। इक्विटी शेयर के अंदर भी एक आपका विद वोटिंग राइट होता है, इसके अलावा एक होता है विद डिफरेंशियल राइट। याद रखिएगा, एक वोटिंग राइट होता है, एक आपका डिफरेंशियल राइट होता है। वोटिंग राइट के अंदर आप लोग राइट टू वोट इन मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन जहां पर भी आप लोगों के इक्विटी शेयर के अंदर डिफरेंशियल राइट होता है ना, तो यहां पे लिमिटेड हो सकता है या फिर नो वोटिंग राइट बट हायर डिविडेंड, माने यहां पर आपको वोटिंग राइट लिमिटेड देखने को मिल सकता है या वोटिंग राइट होगा ही नहीं, लेकिन अगेन आपको यहाँ पे डिविडेंड ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो इसको आपको एक बार पढ़ लेना है। इसी तरीके से आप लोग कहेंगे सर, प्रीफरेंस शेयर की बात करते हैं तो दिस टाइप ऑफ द शेयर होल्डर गेट द प्रायोरिटी इन द रिसीविंग द डिविडेंड। इस तरीके के शेयर होल्डर को डिविडेंड को रिसीव करते टाइम प्रायोरिटी पे देखने को मिलता है, प्रायोरिटी पे रखा जाता है। इन रिटर्न ऑफ द कैपिटल ये क्या मिलता है, अच्छा, इनको बेसिकली रिटर्न ऑफ द कैपिटल ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, माने जैसी कंपनी आपका वाइंडिंग अप होता है ना, वहां पे आपको रिटर्न देखने को मिलता है। बट दे यूजुअली डोंट हैव द वोटिंग राइट, लेकिन इनके पास क्या नहीं होता है सर, वोटिंग राइट नहीं होता, इनके पास फिक्स रिटर्न होता है। अच्छा, इनको प्रायोरिटी पे रखा जाता है ओवर द इक्विटी शेयर। डिविडेंड के केस में जनरली इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता और यहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है, ठीक है, ये रिस्क बहुत कम होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको एक फिक्स्ड रिटर्न देखने को मिलता है। इसके अलावा एक छोटा सा काम और करिएगा, अगर आप लोग प्रीफरेंस शेयर की बात करते हैं तो आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है। इसी तरीके से आप लोग मल्टीपल जो आपके प्रेफरेंस शेयर के टाइप पढ़ते हैं, एक बार इनको गो थ्रो कर लीजिएगा, इनके डेफिनेशन मैंने लिखे हुए हैं, अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर क्या होता है ये आपको पढ़ना है। जैसे इक्विटी शेयर के अंदर आपका जो डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर के अंदर आपका डिविडेंड फिक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे वोटिंग राइट इक्विटी शेयर के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है यूजुअली, ठीक है। यहाँ पे रिस्क हाई होता है तो आपका यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर के अंदर रिस्क लो होता है, रिटर्न प्रायोरिटी इसमें लास्ट होती है। इक्विटी शेयर के अंदर यहाँ पे आपका रिटर्न जो प्रायोरिटी है वो क्या होती है सर, आपकी फर्स्ट होती है, ठीक है। तो दिस इज अ मेन एंड बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन द टाइप ऑफ द शेयर, इक्विटी शेयर और एक आपका क्या रहेगा प्रेफरेंस शेयर। और इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ से अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक सवाल देखने को मिलता है, ठीक है। अब आपने पढ़ा
है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, ये मैंने बताया। इक्विटी शेयर के अंदर भी कई बार क्या होता है, वोटिंग राइट या तो लिमिटेड हो जाता है, या तो माय डियर फ्रेंड्स आपका नो वोटिंग राइट होता है, लेकिन वहां पे आपको हायर डिविडेंड देखने को मिलता है। तो उसके लिए आपको ये दो स्लाइड है जो मैं आप सभी को बताने बेसिकली आपके ऊपर छोड़ने वाला हूं। यहाँ पर सबसे पढ़ना है इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल राइट को, इसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा, आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपकी कंडीशन होती हैं डीवीआर के केस में, उन कंडीशंस को आपको एक बार गो थ्रू करना है ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो सके, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपको माय डियर फ्रेंड्स अच्छे से अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट आप सभी के सामने लिखा हुआ है, फॉलोइंग आर द प्रोविजन एप्लीकेबल फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज इन द केस ऑफ द पब्लिक ऑफरिंग एज ए लेड डाउन बाय द पब्लिक कंपनीज एक्ट 2013। याद रखिएगा, यहाँ पे आपका बेसिकली एक होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस, एक होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन और एक होता है आपका एप्लीकेशन मनी। इन तीनों को भी एक बार गो थ्रू कीजिएगा, इसमें भी कोई समझाने वाली बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे समझेंगे सबसे जरूरी बात। यस, ये क्या है आपका शेयर कैपिटल है, ये स्टार टॉपिक रहेगा, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो ये पीछे जो मैंने 2-3 स्लाइड हटाया है ना, इनको आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अननेसेसरी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं, सवाल पूछा जा सकता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पे समझाने वाली बात नहीं, कुछ कंडीशंस हैं जिनको आपको मेमोराइज करना है, लर्न करना है, रटना है, ठीक है। जस्ट इतना आपको काम करना है। हाँ, ये वाला पॉइंट जरूर ध्यान दीजिएगा, शेयर कैपिटल का क्या मतलब होता है। शेयर इश्यू करके जो भी आप लोग कैपिटल रेज करते हैं वो आपका शेयर कैपिटल कहलाता है। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलोइंग डिस्क्लोजर शुड बी मेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। माने आपको ये अलग अलग डिस्क्लोजर बताने हैं, एक आपका अथोराइज शेयर कैपिटल होता है, एक आपका इश्यूड शेयर कैपिटल होता है, एक आपका सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल होता है, एक आपका पेड अप शेयर कैपिटल होता है। अब मेरे को बताइए, जो आपका अथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होता है, रजिस्टर होता है, तो उसके पास दो डॉक्यूमेंट होते हैं, एक आपका क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका एमओए होता है और एक आपका एओए होता है, एक आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, एक आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के केस में ये कंपनी को बेसिकली बताता है कि आप लोग एग्जैक्टली किस लिमिट तक अपने बेसिकली शेयर कैपिटल को रेज कर सकते हैं। तो जो आपका लिमिट होता है ना, यानी कि जो आपका शेयर कैपिटल का मैक्सिमम अमाउंट होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल जो बेसिकली आपका कंपनी का एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है, वो क्या कहलाता है, वो आपका अथोराइज्ड शेयर कैपिटल कहलाता है। लेट अस से अथोराइज्ड शेयर कैपिटल कहता है 2 करोड़ तक आप लोग शेयर कैपिटल रेज कर सकते हैं। अब मेरे को मान लीजिए 50 लाख की जरूरत है, तो मैं क्या करता हूं, पब्लिक को 50 लाख का ऑफर करता हूं अपने शेयर्स को, ठीक है। तो जो आपने बेसिकली आपका जो अथोराइज्ड शेयर कैपिटल था उसका पोर्शन का जो आपने ऑफर दिया ना, वो क्या कहलाएगा सर, वो आपका इश्यूड शेयर कैपिटल कहलाएगा। अब जो आपने इश्यू किया, मान लीजिए 50 लाख का इश्यू किया, लेकिन इन्वेस्टर ने एग्री किया कि भाई साहब हम लोग कितने का शेयर ले लेंगे, मान लीजिए आप लोग एग्जांपल ले लीजिए 40 लाख का शेयर ले लेंगे, तो जितने के लिए एग्री किया ना इन्वेस्टर, वो क्या कहलाएगा सर, वो आपका सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कहलाएगा। और इसमें से मान लीजिए 40 में से मेरे को 35 लाख रिसीव हो गया है, ठीक है। तो जो 35 लाख है ना, ये जो आपका जो कंपनी को रिसीव हुआ है, ये क्या कहलाएगा, पेड अप शेयर कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बुनियादी डेफिनेशंस है जिनको आपको एक बार गो थ्रू करना है। जैसे यहाँ पे कहेंगे इट इज द पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ये सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का पोर्शन होता है फॉर विच द कंसिडरेशन इन द कैश और अदरवाइज हैज बीन रिसीव्ड, ठीक है। जो कंपनी को जो पैसा मिला है ना, वही क्या कंसिडरेशन है, वही क्या कहलाएगा, पेड अप शेयर कैपिटल कहलाएगा। तो शेयर कैपिटल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, और यहाँ पर बुनियादी तौर पे आपको अथोराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब इसके अलावा आप सभी ने पढ़ा होगा वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में वोटिंग राइट होता है अमूमन, और जो आपका प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है ना, उसके अंदर आपको वोटिंग राइट नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला टॉपिक आपने क्या पढ़ा, प्रोस्पेक्टस पढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद सबसे जरूरी बात आपने शेयर पढ़ा, टाइप ऑफ द शेयर को पढ़ लिया। उसके बाद आपका एक बुक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट था, वो पढ़ लिया। अब आपको पढ़ना है बाई बैक ऑफ द शेयर। जैसा कि आप सभी नाम से ही पता चल रहे हैं, बाई बैक ऑफ द सिक्योरिटीज बोल दीजिए या बाई बैक ऑफ द शेयर बोल दीजिए। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई भी कंपनी अपने खुद के शेयर्स को रीपरचेज करती है और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, माने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से जब कोई भी कंपनी अपने खुद के शेयर्स को ही रीपरचेज करती है, तो क्या कहलाता है, वो आपका बाई बैक ऑफ ए शेयर कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग सिंपल शब्द में क्या कह सकते हैं, कंपनी बाई बैक इट्स ओन शेयर। अगर कंपनी अपने खुद
खुद के शेयर से खरीदती है, फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से या शेयर होल्डर से, क्या रिड्यूस करने के लिए सर, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को रिड्यूस करने के लिए, तो वो आपका पूरा क्या कहलाता है सर, बाई बैक ऑफ द सिक्योरिटी या बाई बैक ऑफ द शेयर्स कहलाता है। अच्छा, कंपनी ऐसा करती क्यों है, तो ध्यान दीजिएगा, उनको क्या करना है, जो रिटर्न करना है सरप्लस कैश टू द शेयर होल्डर को, ठीक है। इसके अलावा आप लोग कह सकते हो आपको शेयर का वैल्यू बढ़ाना है, अर्निंग पर शेयर बढ़ाने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा अगर आपको फाइनेंशियल रेशियोज को इंप्रूव करना है, तो उस केस में आप लोग बाई बैक करते हैं। अगर आप लोगों को हस्टाइल टेक ओवर से प्रिवेंट करना है और कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग करना है, तो बेसिकली आप लोग उस केस में आप लोग अपनी कंपनी के शेयर्स को वापस खरीद सकते हैं। इसको आप लोग बाई बैक ऑफ द शेयर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रोविजन रिलेटेड टू द बाई बैक ऑफ द शेयर, ये आपके 68 से लेके 70 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिफाइन किए गए हैं। सोर्स ऑफ द बाई बैक माने बाई बैक एग्जैक्टली कंपनी कहां से करेगी, इसका एक्सप्लेनेशन 68 के अंदर, और मेथड्स ऑफ द बाई बैक आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो कंपनी है ना, अपने फ्री रिजर्व का इस्तेमाल कर सकती है, कंपनी अपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का इस्तेमाल कर सकती है, ये आपका प्रोसीड कर सकती है अर्लियर इशू ऑफ द शेयर को, अदर सिक्योरिटीज को, ठीक है, बट नॉट फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ शेयर, पर ये आपके सेम काइंड ऑफ शेयर नहीं होने चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये वो सोर्सेज रहेंगे जहां से कंपनी बाईबैक ऑफ द शेयर करती है। और बाईबैक के मेथड क्या है, फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, ओपन मार्केट से, या एम्प्लॉयज से अपने जो शेयर है उनको कंपनी कभी भी खरीद सकती है, ठीक है। उसकी एक सर्टेन कंडीशन होती है, कभी भी तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये आपका बेसिक पॉइंट रहेगा, इसको आपको याद करके चलना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ कंडीशंस है जो आपके सेक्शन 68 के अंदर लिखी हुई है बाईबैक के लिए। ध्यान दीजिएगा, आपका एमओए अलाउ करना चाहिए बाईबैक को, सबसे पहली बात ये है। इसके बाद आपका एक स्पेशल रेजोल्यूशन होता है जहां पर आपको क्या करना है, आपको बाईबैक करना है ग्रेटर देन 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस में फ्री रिजर्व। समझ में आए, फ्री रिजर्व जो पेड अप कैपिटल का 10% से ज्यादा आपको क्या करना होता है, बाईबैक करना होता है। लिमिटेड ऑन बाईबैक का क्या मतलब है, आप लोग ज्यादा 25% ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल और फ्री रिजर्व से ज्यादा का क्या नहीं कर सकते हैं, बाईबैक नहीं कर सकते हैं। फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, जितने भी आपके फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं या सिक्योरिटीज हैं, उनको ही वापस खरीदा जा सकता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। टाइम गैप बिटवीन द टू बाईबैक, ये भी जरूरी है। आपके दो जो कंटिन्यूअस आपके बाईबैक हैं, उनके बीच में एटलीस्ट 1 साल का समय होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, बाईबैक कंप्लीशन टाइम, यानी कि मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द पासिंग द रेजोल्यूशन। तो कुछ कुछ बुनियादी तौर पे आप लोग क्या कहेंगे, ये कंडीशंस हैं जिनको आपको पढ़ना है और एग्जामिनेशन के टाइम पे लिख के आना है कि जब भी एग्जामिनर बोले सर बाईबैक की कंडीशंस क्या है या कंपनीज एक्ट के सेक्शन 68 को डिफाइन करना है, तो आप लोग इनको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ केसेस है सेक्शन 70 के अंदर जहां पे बताया गया है कि किन सिचुएशन के अंदर बाईबैक नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात, अगर कंपनी डिफॉल्टेड है इन द रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट और डिबेंचर, लोन फ्रॉम द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी भी तरीके से कंपनी अगर डिफॉल्टर है तो उस केस में ये बाईबैक नहीं कर सकती है। कंपनी हैज नॉट कंपाइल्ड विद द सीबी रेगुलेशन, अगर कंपनी ने सीबी रेगुलेशन के साथ कंपाइल नहीं किया है तो उस केस में एंड बाईबैक इज डन थ्रू द सब्सिडरी और इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगर आपका बाईबैक सब्सिडरी और इन्वेस्टमेंट कंपनी से हुआ है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 यू आर प्रोहिबिटेड, यू मींस कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इफेक्ट ऑफ द बाईबैक, बाईबैक से क्या होगा सर, आपका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा, आपका शेयर कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। आप यहाँ पे डिफेंसिव स्ट्रेटजी बना सकते हैं, टेक ओवर, यानी कि जो टेक ओवर से प्रिवेंट कर सकते हैं, पॉसिबल प्राइस रिस्क रहता है, ठीक है। तो दीज आर द वेरी बेसिक पॉइंट, जिसका दीज आर वेरी बेसिक इफेक्ट ऑफ द बाईबैक, जिसको आपको एक बार गो थ्रो कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लैरिटी मिला होगा बाईबैक को लेकर के कि बाईबैक का पूरा क्या सीन रहता है। इसके अलावा एक और टॉपिक एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है सर, एक आपका ट्रांसफर ऑफ शेयर होता है, एक ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसफर के अंदर आप लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग वॉलंटरी ट्रांसफर करते हैं, किसको सर, ओनरशिप ऑफ द शेयर को। समझ में आया, इच्छा से आप लोग ओनरशिप ऑफ द शेयर है उसको ट्रांसफर करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। जो ट्रांसफर कर रहा है उसको ट्रांसफरर बोलते हैं, जिसके पास ट्रांसफर किया जा रहा है उसको ट्रांसफररी बोलते हैं, बाय वे ऑफ सेल्स और गिफ्ट, ठीक है। दोनों तरीके से सेल भी कर सकते हो और गिफ्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो भी जो आपका
वॉलंटरी ट्रांसफर होता है ना, वॉलंटरी आप लोग ओनरशिप को शेयर करते हैं तो वो आपका बेसिकली ट्रांसफर ऑफ शेयर कहलाता है। अब ये आप लोग कभी भी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द शेयर होल्डर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, वो उसका डेथ हो गया है, या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, या फिर आप लोग कह सकते हैं मेंटली अनसाउंड हो गया। तीन सिचुएशन बताई है, या तो उसका डेथ हो गया है, या वो आपका इंसॉल्वेंट हो गया है, या आपका मेंटली अनसाउंड हो गया है। तो आपके लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या किया जाएगा, उसके जो शेयर्स है उसको ट्रांसफर किया जाएगा, और ये आपका इनवॉलंटरी होता है, इच्छा से नहीं होता है, इसको कानून एक एक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफर एंड द ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर। ट्रांसफर आप लोग गिफ्ट के टर्म में और सेल के टर्म में कर सकते हैं, लेकिन जब भी कोई भी शेयर होल्डर अनसाउंड हो जाता है, मेंटली अनसाउंड हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, डाई हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर शेयर ट्रांसफर होते हैं, और ये बाय द लॉज के थ्रू आपके ट्रांसफर होते हैं। तो इसको क्या बोलते हो, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर बोलते हो, ठीक है। अब जैसे जो आपका ट्रांसफरर है, जिसके पहले पास शेयर था, जिसके पास से शेयर ट्रांसफर होगा, जिसको ट्रांसफर होगा वो क्या कहलाएगा, ट्रांसफररी कहलाएगा। और लीगल हियर का मतलब क्या होता है, पर्सन एंटाइटल टू इनहर्ट द शेयर, ठीक है ना, जिसको वंशानुगत शेयर मिलने चाहिए वो क्या होगा, लीगल हियरर रहेगा। और रजिस्टर ऑफ ए मेंबर का मतलब रिकॉर्ड ऑफ ऑल शेयर होल्डर, ठीक है ना, ये क्या रहेगा, आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर रहेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है सर, ट्रांसफर के बीच में और आपका जो क्या रहता है सर, आपका बेसिकली ट्रांसमिशन के बीच में फर्क होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ट्रांसफर ऑफ शेयर है वो आपका वॉलंटरी होता है, ट्रांसमिशन आपका इनवॉलंटरी होता है। ट्रांसफर आपका सेल्स के केस में, गिफ्ट के केस में, एग्रीमेंट के केस में देखने को मिल सकता है, ये डेथ, इंसॉल्वेंसी या ल्यूरेंसी, ठीक है। फिर आप लोग कह सकते हो बेसिकली अनसाउंड माइंड अगर आपका पर्सन हो गया, उस केस में देखने को मिलता है। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ शेयर के केस में कौन इनिशिएट करता है, शेयर होल्डर इनिशिएट करता है। यहाँ पर आपका जो लीगल हियर है या जो आपका ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हो वो इनिशिएट करता है। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे शेयर ट्रांसफर डीड, यानी कि आपको यहाँ पे शेयर ट्रांसफर डीड की जरूरत होती है, जो SH4 के अंदर मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती है, जस्ट एक लीगल प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप लोग अप्रूवल की बात करते हैं तो आपको बोर्ड्स का अप्रूवल की जरूरत होती है, यहाँ पे आपको बोर्ड ओनली रिकॉर्ड करता है इसको, ठीक है। कंसिडरेशन की बात करते हो तो यूजुअली इन्वॉल्व मनी, यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। और स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पे एप्लीकेबल होती है, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक है, तो डिफरेंस आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, एक होता है आपका सेक्शन 56 जिसका ताल्लुका ट्रांसफर ऑफ शेयर के प्रोसेस से रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक होता है आपका बेसिकली सेक्शन 56 अलोंग विद द एओई, जिसका ताल्लुकात किससे रहेगा, ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर से रहेगा। समझ में आया, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ट्रांसफर ऑफ शेयर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, किसको, ट्रांसफर डीड को, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ द SH4 ड्यूली साइंड बाय द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफररी। या आपको SH4 यानी कि जो आपका ट्रांसफरर डीड है उसको एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी पेड करना है, उसके बाद सबमिशन टू द कंपनी करना है विद इन द 60 डेज ऑफ द एग्जीक्यूशन। उसके बाद इसका बोर्ड अप्रूवल मिलेगा, और जैसे ही बोर्ड आपका एक्सेप्ट कर देता है या रिजेक्ट करता है, अगर एक्सेप्ट करता है तो एंट्री इन रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। तो आपके जो आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर है वो क्या करते हैं, बेसिकली नेम ऑफ ए न्यू शेयर होल्डर इज रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ ए मेंबर, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा, एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांसफर डीड रहेगा, स्टाम्प ड्यूटी, सबमिशन ऑफ ए कंपनी, बोर्ड अप्रूवल और एंट्री इन द रजिस्टर, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगर आप लोग ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो सबसे पहले इंटीमेशन चाहिए। इंटीमेशन का मतलब जो आपका लीगल हियर है या जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा। जैसे वो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा, उसको अपने जो वैलिड डॉक्यूमेंट है जो भी बताते हैं कि वो लीगल हियरर है या आपका जो बेसिकली आप लोग क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव है, उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन लेगा, बोर्ड टेक द नोट्स एंड अप्रूव द ट्रांसमिशन। और जैसे ट्रांसमिशन अप्रूव होता है तो रजिस्टर को क्या कर दिया जाता है, अपडेट कर दिया जाता है। तो दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला जिसको आप लोग अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बोनस इशू होता है। बोनस इशू का मतलब ये आपके फ्री शेयर होते हैं जो गिवन होते हैं कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इन द प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। जो उनका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है ना उसके प्रपोर्शन के अंदर, विदाउट पेइंग द एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा पेमेंट, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि सर ये फ्री शेयर है तो आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और ये कहां से दिए जाते हैं? फ्री रिजर्व के थ्रू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से, या कैपिटल जो आपका रिडम्पशन रिजर्व है वहां से पैसा दिया जाता है। इसके अलावा एक छोटी छोटी फीचर्स है माय डियर फ्रेंड्स, जिनको आप लोग अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा फंडा था जहां पर हम लोगों ने क्या सीखा सर, आपके मोटे मोटे सारे प्रोविजंस को अंडरस्टैंड किया, तमाम चीजों को अंडरस्टैंड किया जो शेयर कैपिटल से जुड़ी हुई थी, उन तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मोटा मोटा रिवीजन किया है, जिनके इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना और चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आपको ये सेशन पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी प्लर्निंग।